मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने पाइथन का नया लेक्चर लेके, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज डेटा रिप्रेजेंटेशन इन पाइथन। देखें, अब मैं पाइथन की प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहा हूं और सबसे बुनियाद बात से आपको बताऊंगा, जो सबसे बुनियादी बातें हैं कि जो हमारे पाइथन में आप कह लें कि भाई आइडेंटिफायर क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, या फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं। क्योंकि आप नॉन टेक्निकल होंगे, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे जो नॉन टेक्निकल होंगे और फिर भी पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहते होंगे। और मेरी हमेशा से कोशिश रही है, चाहे आप मेरी कोई भी प्लेलिस्ट उठा के देख लें, मैं नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स पे ज्यादा फोकस करता हूं, जिन्होंने शायद कभी प्रोग्रामिंग सीखी नहीं है, जिन्होंने शायद कभी टेक्निकल एजुकेशन हासिल नहीं की है। वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो सकते हैं, कॉमर्स के बैकग्राउंड से हो सकते हैं, हो सकता है जस्ट 12th पास हो। उन सब के लिए कहीं भी कोई मुश्किल ना आए, इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से अपनी सारी प्लेलिस्ट रेडी करता हूं। तो यहां पर सबसे पहले हम बुनियादी बात करेंगे, जो कि है डेटा रिप्रेजेंटेशन। देखें, अब आपको बड़ी आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि डेटा रिप्रेजेंटेशन पाइथन में क्या है, कैसे है, क्योंकि ये बड़ी बुनियादी बातें और बड़ी जरूरी बातें हैं। पूरी पाइथन इन्हीं चीजों पर डिपेंडेंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे को कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, फॉर एग्जांपल 100 नंबर है, 200 है, 300 है, तो मैं कोई नंबर है मैं रिप्रेजेंट करूंगा इस तरीके से, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, तो मैं एक वैल्यू लिखूंगा। सो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एक वैल्यू कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? वैल्यू। तो हमारे लिए 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए एक वैल्यू है। आपका फोन नंबर है या मेरा फोन नंबर है, फॉर एग्जांपल 9870663188, तो ये क्या है? ये एक वैल्यू है। दिस इज कॉल्ड अ वैल्यू। तो यानी ये जो नंबर्स है ये एक वैल्यू है। अब ये जो नंबर है, लेकिन ये नंबर किस तरह के नंबर है? जो लोग मैथमेटिक्स जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनको मैं बता दूं, जिस नंबर में पॉइंट की वैल्यू नहीं होती है, दशमलव के बाद कुछ नहीं लिखा होता है, मींस पॉइंट उसके आगे कुछ नहीं लिखा है, 0 है बाय डिफॉल्ट। एक तरीके से अगर पॉइंट के बाद 0 है तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह की वैल्यू को कहा जाता है इंटीजर या फिर होल नंबर। इंटीजर या फिर होल नंबर, आप इस तरह की वैल्यू को कहते हैं जिसमें कि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होती है। ऐसी वैल्यू को आप क्या कहते हैं? आप इंटीजर वैल्यू कहते हैं, इंटीग्रल वैल्यू आप कह सकते हैं। ठीक है, आप इसको इंटीग्रल वैल्यू भी कह सकते हैं, इंटीग्रल वैल्यू ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन अगर इसी वैल्यू में मैं पॉइंट लगा दूं, मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिख दूं, आज मेरा मार्कर कुछ परेशान कर रहा है, ओके, ये वाला मार्कर चला के देखते हैं। तो पॉइंट के बाद अगर मैं यहां पे लिख दूं 20.50 फॉर एग्जाम्पल, ये एक वैल्यू है, या मैं यहां पे लिख दूं 115.57, या फिर मैं लिख दूं 11.11, इस तरह की वैल्यू जहां पे पॉइंट के बाद भी कुछ लिखा होता है, 0 के अलावा कुछ और है, 0 नहीं होगा। अगर 0 है तो बाय डिफॉल्ट वो तो फिर यही है। अगर यहां पे आप इसको 0 करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट 100 ही माना जाएगा। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है। बट 0 के अलावा अगर 50 लिखा है, 57 लिखा है, 11 लिखा है, तो इस तरह की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? इसको आप कहेंगे फ्लोट वैल्यू। प्रोग्रामिंग के अंदर इस तरह की वैल्यू को क्या कहेंगे? फ्लोटिंग वैल्यू। इस तरह की वैल्यू को क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग वैल्यू कहा जाता है, जिसमें पॉइंट के बाद भी कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है, इवन वो 0 भी हो सकता है अगर आप लिखना चाहो तो। अगेन दैट इज अ फ्लोटिंग वैल्यू। अब अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, आप कोई सवाल पूछ रहे हैं प्रोग्रामिंग में, ये भी तो हो सकता है कि मैं आपसे क्वेश्चनेयर फिल करवा रहा हूं, एक फॉर्म फिल करवा रहा हूं कि क्या टेक्निकल गुफ्तगू अच्छा पढ़ाता है या टेक्निकल गुफ्तगू पे अच्छा पढ़ाया जाता है, ट्रू और फॉल्स। तो इस तरह के सवाल आपके पास हो सकते हैं। क्या भूपिंदर राजपूत शायरी अच्छी सुनाते हैं? ट्रू और फॉल्स। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप ट्रू और फॉल्स अगर आप लिख रहे हैं, इस तरह की कोई वैल्यू आपकी है, आपका कोई इस तरह का डेटा है जहां पे ट्रू और फॉल्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको मैथमेटिक्स के अंदर कहा जाता है बुलियन टाइप डेटा या बुलियन वैल्यू। इसको आप कहते हैं बुलियन वैल्यू। तो इस तरह की बहुत सारी वैल्यू होती हैं। इवन अगर मैं अपना नाम लिख रहा हूं भूपिंदर, तो इसको आप क्या कहेंगे? किस तरह का डेटा है ये? अगर कोई नाम है, भूपिंदर है, टेक्निकल गुफ्तगू है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, या इस तरह का कुछ मैं वर्ड्स लिख रहा हूं, तो उसको प्रोग्रामिंग में क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग कहा जाता है, स्ट्रिंग टाइप डेटा या स्ट्रिंग वैल्यू। तो इस तरह की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। दोस्तों, ये जो वैल्यूज हैं
हम इन्हीं का प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। लेकिन हम प्रोग्रामिंग के अंदर टेक्निकली इनको वैल्यू नहीं कहते हैं, हम इस अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। टेक्निकली हम इस वैल्यू को, जो हमारी ये 100 है, 200 है, 300 है, या 20.50 है, या फिर भूपिंदर है, इन सारी वैल्यूज को हम टेक्निकली लिटरल कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, शुरुआत यहां से करेंगे। इन वैल्यूज को लिटरल कहा जाता है, यानी आप जो डेटा, जो वैल्यू आप प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वैल्यू इंटीजर वैल्यू हो, फ्लोट वैल्यू हो, आपकी बूल टाइप की वैल्यू हो, ट्रू और फॉल्स, या फिर कोई नाम हो, कुछ और चीज हो, कोई भी तरह का डेटा है, उस डेटा को यहां पे लिटरल कहा जाता है। वैल्यू की जगह बस लिटरल, बस ये वर्ड चेंज कर लो। तो दिस नंबर इज कॉल्ड इंटीजर लिटरल। इंटीजर लिटरल, आप यहां पे अब वैल्यू की जगह लिटरल कहोगे। तो टेक्निकली पाइथन प्रोग्रामिंग में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह की वैल्यूज को हम वैल्यू ना कहकर लिटरल वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे ये डाटा क्या है? लिटरल्स हैं। लिटरल मतलब कोई वैल्यू, वो नंबर भी हो सकती है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, मेरा नाम भी हो सकता है, कोई भी तरह का डेटा, नाम, इस तरह की जो चीजें होती हैं उन्हें हम स्ट्रिंग कहते हैं। इसकी भी बात करेंगे, तो ये भी आपको धीरे धीरे समझ आना चाहिए। तो आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दिस इज कॉल्ड लिटरल। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में हम कोई भी डेटा अगर यूज कर रहे हैं तो वो क्या है? लिटरल है। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। वैल्यूज हैं। अब फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोग्राम आपने लिखा है पाइथन के अंदर, कोई प्रोग्राम आपने लिखा है जिसका नाम है माई प्रोग्राम .py। आपने ये कोई प्रोग्राम लिखा है, आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल आप इनपुट दे रहे हैं, इनपुट। तो आप इनपुट में क्या देंगे? फॉर एग्जांपल आपको दो नंबर प्लस करने हैं, 100 और 200। तो आपने यहां पे दो वैल्यूज जो हैं वो आप एंटर कर रहे हैं, तो वो वैल्यूज क्या कहलाएंगी? लिटरल्स कहलाएंगे कि भाई हम ये दो इनपुट देने वाले हैं। तो इनपुट जो होगा वो आपके लिटरल्स है। लेकिन प्रोग्राम में वो वैल्यू कहां पे स्टोर होती है जाके? ये चीज पढ़ा चुका हूं मैं आपको, अगर आपको मेरे पिछले लेक्चर्स याद हैं तो। वो वैल्यू कहां जाके स्टोर होती है? मेमोरी में, आपके सिस्टम की मेमोरी में वो जाके स्टोर होती है, राइट। डेटा टाइप क्या करता है? इट एलोकेट्स अ मेमोरी स्पेस टू योर वैल्यू, राइट। तो डेटा टाइप का ये काम होता है। तो यहां पे ये जो 100 और 200 है, ये कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा होगा किसी मेमोरी स्पेस में। फॉर एग्जांपल यहां पे 100 स्टोर हो गया, यहां पे 200 स्टोर हो गया। सिस्टम की मेमोरी में ये जाके कहीं पे वैल्यू रखी होगी। भाई 100 200 जो मैं लिख रहा हूं लैपटॉप पे, ये कहीं तो जा रहा होगा ना, कहीं पे तो जाके स्टोर हो रहा होगा, तभी तो मुझे आउटपुट मिल रहा है कि 100 प्लस 200 करने पे मेरे को वो आउटपुट में 300 दे रहा है। तो उसके पास 100 और 200 वैल्यू कहीं पे स्टोर होगी, तभी तो वो मुझे 300 आउटपुट में दे पा रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी 100 और 200 कहीं पे स्टोर होगा। कहां पे स्टोर होगा? आपके सिस्टम की मेमोरी में। आपके सिस्टम की मेमोरी में ये स्टोर है। लेकिन अब सवाल ये है, ये जहां पे स्टोर है आप उसे कह सकते हैं कि भाई ये हमारी सिस्टम की मेमोरी है, ठीक है, ये हमने मेमोरी में स्टोर कर दिया। लेकिन अब जब 100 और 200 को मैं प्लस करना चाहता हूं तो क्या ये अपने आप से कर देगा? फॉर एग्जांपल मैं पाइथन प्रोग्राम के अंदर लिखूं 100 और एंटर कर दूं, फिर मैं लिखूं 200 और एंटर कर दूं। अब मैं प्लस किसको करूं? 100 और 200 ऐसे लिखूं कि 100 प्लस 200 वॉट, ऐसे लिखूं? नहीं, आप इस तरीके से काम नहीं करते। आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, मैं हमेशा क्या करता हूं? a = 100 करता हूं, b = 200 करता हूं, फिर कहता हूं कि भाई c जो है वो a प्लस b है, तो इन दोनों को आपको प्लस करके मुझे c में इसके स्टोर करके दो वैल्यू। बात समझ आ रही है? मुझे C के अंदर स्टोर करके दो वो वैल्यू। तो फिर वो क्या करेगा? वो A और B को, फॉर एग्जांपल ये A है 100, B है 200, तो वो इन दोनों को प्लस करके C के अंदर स्टोर कर देगा और आपको आउटपुट में 300 दिखाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरी जो ये वैल्यूज हैं, जिन्हें मैं लिटरल्स कह रहा हूं, यहां पे लिटरल्स कह रहा हूं, ये जो मेरी वैल्यूज हैं, ये वैल्यू कहीं स्टोर होती हैं और उसको कॉल करने के लिए, उसको सिस्टम में कॉल करके बुलाने के लिए या उस वैल्यू का इस्तेमाल करने के लिए हमें उसको कोई नाम देना पड़ेगा। क्योंकि बिना नाम के मैं कैसे बोलूं 100 या 200 कहां यूज हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है। तो
आपको उस वैल्यू को एक नाम देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जब भी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी नंबर कोई भी काम हम करेंगे तो हम हमेशा उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से, बी से, सी से, एक्स से, वाई से, जेड से, जैसे भी आपको करना है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है दोस्तों, ये जो रिप्रेजेंटेशन आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट नेम्स। भाई डिस्टिंक्ट नेम है, ये अलग अलग नाम ही तो है। मैं इन दोनों को सेम नाम नहीं दे सकता। मैं यहां पे a को भी 100 कर दूं और फिर a इक्वल टू 200 कर दूं, ऐसा नहीं कर सकता। करूंगा तो क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगी। a की जो वैल्यू 100 थी, उसी 100 की जगह क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि आपने दोबारा पाइथन को बोला कि अब a को 200 कर दो, तो वो नया a नहीं बनाएगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट होना जरूरी है, अलग अलग होना जरूरी है। ए बी सी होगा तभी उसको समझ आएगा। अगर आपने दो नाम सेम ले लिए, अब मेरा नाम भी भूपिंदर है, मेरे बगल वाले का भी भूपिंदर, और आप कहो भूपिंदर इधर आओ, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा भूपिंदर आए। तो आप भी कंप्यूटर को अगर दो सेम नाम दे रहे हो और दोनों में वैल्यू दे रहे हो 100 और 200, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मैं इस वाली वैल्यू को प्लस करूं या इस वाली वैल्यू को प्लस करूं बी के साथ, कंफ्यूज हो जाएगा कंप्यूटर। तो आपको हमेशा डिस्टिंक्ट नाम उन्हें देने पड़ते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग, अंग्रेजी का वर्ड है। तो डिस्टिंक्ट नेम्स, ये जो ABC आपके हैं, ये क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट नेम्स कहलाएंगे। यही डिस्टिंक्ट नेम, इन्हीं डिस्टिंक्ट नेम से आप अपनी वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि भाई ये मेरा a इक्वल टू 100 है, b इक्वल टू 200 है, फिर c जो भी होगा, है ना, या फिर मैं बाद में x वैल्यू को कर दूं 500 फॉर एग्जांपल, तो मेरा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ऐसे में ये जो 500 नंबर की वैल्यू है, ये मेरी एक और मेमोरी स्पेस के अंदर स्टोर हो जाएगी, और उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, x वैल्यू से। तो मुझे जहां भी x का इस्तेमाल करना है, मैं क्या करूंगा, मुझे जहां भी 500 वैल्यू प्लस करानी है, तो मैं डायरेक्ट 500 को नहीं लिखूंगा, मैं x लिखूंगा, क्योंकि अब मैंने x को अटैच कर दिया है, रिप्रेजेंट किया है 500 से। x इज इक्वल टू 500, यानी x के अंदर 500 पड़ा है। अगर आप x को किसी भी चीज के साथ जोड़ोगे तो 500 जुड़ जाएगा, यही मतलब है। यानी x और वो लिटरल जो है वो अटैच हो गए, भाई x को एक वैल्यू मिल गई, राइट। अभी मैं एक ट्रेनर हूं फॉर एग्जांपल, कल को भारत सरकार को मेरा काम पसंद आए कि ये बंदा फ्री पढ़ाता है, और वो मुझे कहे कि भाई आप फलाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन जाएं और यहां पे शिक्षा का कुछ अच्छा प्रचार प्रसार करें, तो ऐसे में मेरी पोजीशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। मैं वाइस चांसलर बन जाऊंगा, या मैं कहीं का प्रोफेसर बन जाऊंगा, डायरेक्टर बन जाऊंगा, तो मेरी पोजीशन चेंज हो गई। फिर वो मुझे रिप्रेजेंट करेगी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लोग मुझे कैसे जानेंगे, एज अ प्रोफेसर जानेंगे, है ना। ये तो आप जानते हो कि मैं शायर हूं, उन्हें थोड़ी पता है। चलिए अच्छी बात है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज नोन एज आइडेंटिफायर। तो यहां पे इस वैल्यू को, ये जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, डिस्टिंक्ट नेम है, सॉरी नॉट वैल्यूज, जो डिस्टिंक्ट नेम है, इन्हीं डिस्टिंक्ट नेम्स को हम कहते हैं आइडेंटिफायर। बहुत ध्यान से समझिएगा, यानी आइडेंटिफायर क्या होते हैं, ये जो ए बी सी जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी लिटरल को या किसी वैल्यू को, ऐसे समझो, लिटरल कह लो वैल्यू कह लो, एक ही बात है, अब आपको समझ आ गया। जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी लिटरल को, किसी वैल्यू को, उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। अब ये जो आइडेंटिफायर है ना दोस्तों, ये पाइथन प्रोग्राम के अंदर चेंज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी लिखा a इज इक्वल टू 100, फिर मैंने अगले ही पॉइंट पे कर दिया a इज इक्वल टू 200, तो क्या होगा, अगर मैं दोबारा पाइथन, अभी मैं आपको लैब में करके दिखाऊंगा, ये a इज इक्वल टू 200 कर दूंगा तो क्या होगा। अब ये जो है, ये जो मेमोरी स्पेस में 100 लिखा था, इसकी जगह पाइथन एनवायरनमेंट क्या करेगा, मेमोरी में 200 को अपडेट कर देगा, पुराने वाले को हटा देगा, पुराने वाले को वो नहीं रखेगा। आप जैसे ही नई वैल्यू एंटर करोगे, नई वैल्यू यहां पे आ जाएगी। अब a का मतलब 200 है, 100 नहीं है, और उसको पता भी नहीं होगा पहले क्या था। आप दोबारा चेंज कर दो, आप उसको अगली बार a इज इक्वल टू 200 लिख दो, वो अपनी मेमोरी में a के अंदर 300 को स्टोर कर देगा। यानी अब a की वैल्यू 300 है। अगर अब आप c इज इक्वल टू a प्लस b करोगे, और b ऑलरेडी आपने डिक्लेयर किया हुआ था, फॉर एग्जांपल 200 लिखा हुआ था, तो c की वैल्यू अब क्या आएगी, 500 आएगी, क्योंकि a अब 300 है बजाय 100 के। तो
100 गायब। अगर आप कोई नई वैल्यू डाल देते हो उस आइडेंटिफायर के अंदर तो याद रखिएगा कि वो पुरानी वैल्यू हटा देता है मेमोरी में से। ये इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं सारी। तो पुरानी मेमोरी में से हट जाएगा, पुराना डेटा हट जाएगा, वो नई वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब क्योंकि मेरे आइडेंटिफायर की वैल्यू बार बार ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम को चलाते टाइम ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आइडेंटिफायर्स कैन बी चेंज, therefore they are called what? जल्दी बताएं। अगर वो वैल्यूज बार बार चेंज हो रही हैं तो उस वैल्यू को क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा वेरिएबल्स। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब आप कहेंगे सर अब मुझे ये बताओ ये जो ए है ये अब आइडेंटिफायर है या वेरिएबल है? अरे भैया दोनों एक ही बात है। आपको बिल्कुल सीढ़ी दर सीढ़ी समझा रहा हूं। आइडेंटिफायर भी यही है, वेरिएबल भी यही है, ठीक है। आप इसको आइडेंटिफायर कहो, आप इसको वेरिएबल कहो, आप इसको डिस्टिंक्ट नेम कहो, पर कब क्या होगा और क्यों होगा ये रीजन मैं आपको देता चल रहा हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अलग अलग है, सेम नाम नहीं रख सकते, इसीलिए डिस्टिंक्ट नेम है ये। क्योंकि हम इनसे किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि 100 के लिए ए नाम दे दिया, 200 के लिए बी नाम दे दिया, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इसीलिए इनको आइडेंटिफायर कहा जाता है। पर क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज करते रह सकते हैं हम प्रोग्राम के अंदर, इसीलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मतलब जो चीज वेरी करे, जो चीज बदल सकती है। तो याद रखिएगा इट्स नॉट कांस्टेंट। आइडेंटिफायर फिक्स नहीं होते हैं। आइडेंटिफायर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आप चेंज कर सकते हो, आप बदल सकते हो। मैं आपको अभी लैब में दिखाऊंगा। तो दैट इज नोन एज वेरिएबल्स। तो आपको तीन चीजें क्लियर हो गई। लिटरल क्लियर हो गया, लिटरल किसे कहते हैं, आपको आइडेंटिफायर क्लियर हो गया, अभी सबकी डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा और फिर लैब में कराऊंगा, और आपको वेरिएबल्स भी क्लियर हो गया कि भाई वेरिएबल्स किसे कहते हैं। तो जो नॉन टेक्निकल है, टेक्निकल लोगों के लिए हो सकता है चीजें बड़ी आसान हो, उनको आसान लग रहा हो कि भाई ये तो हमें आता है, बट जो नॉन टेक्निकल है, जो नहीं जानते हैं सारी बातें, वो बहुत ध्यान से इन वीडियो को 2 दफा 3 दफा देखें, क्योंकि ये जितनी डिटेल में मैं बता रहा हूं आपको कहीं कोई नहीं बताएगा। इवन आप पेड भी पढ़ दोगे कहीं पे पैसे देके तो भी कोई नहीं बताएगा। तो मेक श्योर कि आप ये सारी बातें, बुनियादी बातें, इसको बड़े ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो अब एक बार मैं आपको लिखवा देता हूं इसकी सारी बातें, फिर हम लैब पे चल के आपको रियल टाइम में ये सारी चीजें करके दिखाता हूं। अब जरा जो बातें हमने डिस्कस करी हैं उसको जरा यहां पे देख लेते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर है बजाय स्क्रीनशॉट के। टू रिप्रेजेंट द डेटा इन पाइथन प्रोग्रामिंग, बेसिकली हमें 3 चीजों की जरूरत होती है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस पर काम करने के लिए। पहला लिटरल्स, लिटरल्स को आप क्या कह सकते हो, आप वैल्यूज भी कह सकते हो, ठीक है। जो आपकी वैल्यूज है वही यहां पे टेक्निकली हम लिटरल्स बोलते हैं, तो लिटरल कहना ज्यादा बेहतर है। डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या काम करता है, एलोकेटिंग अ मेमोरी स्पेस टू योर लिटरल, है ना, आपके लिटरल को। आइडेंटिफायर क्या होता है, लिटरल को, यानी कि उस वैल्यू को जो एक नाम दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। वही वेरिएबल भी कहलाता है। अब आप कहोगे कि सर पिछले कुछ लेक्चर में आपने ऑब्जेक्ट की बात की थी कि भाई ये जो a इक्वल टू 100 है, ये a हमारा ऑब्जेक्ट होता है, आपने ये भी कहा होगा। तो जी हां, जितने भी ये वेरिएबल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट भी यही है। तो ये सारी बातें इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो जब हम आगे बढ़ें, जब हम प्रोग्रामिंग करें। तो ऑब्जेक्ट भी क्या है, यही है, यही वेरिएबल, यानी ए बी सी डी, जो a इक्वल टू 100 है, b इक्वल टू 200 है, ये a b c जो है ये ऑब्जेक्ट कह सकते हो, वेरिएबल्स कह सकते हो, आइडेंटिफायर कह सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो लिटरल्स क्या है जरा यहां पे देख लेते हैं, समझा तो दिया है। लिटरल्स आर नथिंग बट इनपुट वैल्यू, जो भी इनपुट वैल्यू आप दोगे 100 200 300 500, वो आपके प्रोग्राम को, वो इनपुट वैल्यू क्या होगी, लिटरल होगी। उसको जो नाम दिया जाएगा वो क्या होगा, आइडेंटिफायर होगा। सिंपल सी बात है। अब वो वैल्यू कैसी हो सकती है, न्यूमेरिक हो सकती है, 100 200 ऐसी हो सकती है। न्यूमेरिक के अंदर फ्लोट भी आ जाता है, इंट और फ्लोट दोनों आ जाते हैं। इस न्यूमेरिक के अंदर आपकी इंट टाइप भी आ जाती है और फ्लोट भी आ जाती है। फ्लोट मतलब पॉइंट में जो वैल्यू है, जैसे कि 15.5,
तो ऐसी वैल्यू आ जाती हैं। तो ये आपके जो लिटरल्स है ये कैसे हो सकते हैं, न्यूमेरिक हो सकते हैं, बुलियन हो सकते हैं ट्रू और फॉल्स की फॉर्मेट में, स्ट्रिंग हो सकते हैं जैसे कि भूपिंदर है ना, कोई नाम हो गया, भूपिंदर है, टेक्निकल गुफ्तगू है, पाइथन प्रोग्राम है, तो इस तरह का कुछ लिखा है तो वो वैल्यू क्या कहलाएंगी, स्ट्रिंग कहलाएंगी। तो ये हमारे जो टाइप ऑफ लिटरल्स हैं बुनियादी तौर पे 3 तरीके के होते हैं, न्यूमेरिक, बुलियन और स्ट्रिंग टाइप के। ऑल द लिटरल्स आर स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। ये कहां पे स्टोर होते हैं, मेन मेमोरी में होते हैं। बाय एलोकेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेमोरी, इनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेमोरी मिली हुई होती है, यहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कितनी भी बड़ी वैल्यू आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। बाय द हेल्प ऑफ डेटा टाइप्स, तो डेटा टाइप की हेल्प से आपको मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है और उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेमोरी दी जाती है जिसमें कितनी भी बड़ी वैल्यू आ सकती है। डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं बाद में डिस्कस करेंगे, 14 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। टू प्रोसेस दीज वैल्यूज और लिटरल्स स्टोर्ड इन मेन मेमोरी, इन्हीं वैल्यूज को प्रोसेस करने के लिए अब हम 100-200 को डायरेक्ट तो प्लस नहीं कर सकते, पहले उनको नाम देना पड़ेगा। a = 100 करना पड़ेगा कि भैया a जो है वो 100 है, b = 200 है, तभी जाकर कहीं हम c = a + b कर पाएंगे। तो अब उसके लिए क्या कह रहे हैं, टू प्रोसेस दीज वैल्यू और लिटरल्स स्टोर्ड इन मेन मेमोरी एज प्रोग्रामर वी मस्ट गिव डिस्टिंक्ट नेम, हमें उनको अलग अलग नाम देने पड़ेंगे तभी हम उनमें आपस में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करा पाएंगे कि a को b के साथ प्लस करना है या a को b में से माइनस करना है, जो भी करना है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन तभी होगा जब इन लिटरल्स को कोई नामकरण कर दिया जाएगा, कोई नाम दे दिया जाएगा a b c d, है ना, तो उसको डिस्टिंक्ट नेम कहेंगे। क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नेम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं लिटरल्स को। जिसकी वैल्यू 100 है उसको हम a कहेंगे, जिसकी वैल्यू 200 है उसको हम b कह रहे हैं यहां पे, तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं a की मदद से। अगर कोई हमसे कहे a क्या है, हम कहेंगे a 100 है, कोई हमसे कहे b क्या है, हम कहेंगे b 200 है, तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं a और b के नाम से। तो क्योंकि हम उन डिस्टिंक्ट नामों से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इसीलिए हम उनको आइडेंटिफायर भी कहते हैं, ठीक है। अब प्रोग्रामेटिकली क्योंकि ये आइडेंटिफायर वैल्यूज कैन बी चेंज, क्योंकि ये वैल्यू चेंज हो सकती हैं जब आप प्रोग्राम करोगे, मैं अभी लैब में दिखाऊंगा, तो इनको चेंज किया जा सकता है। अगर मैं बाद में लिखूं a = 200 तो मेमोरी में से जहां पे 100 लिखा था a में, a के अंदर, वो हट के क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी उसको अपडेट कर दिया जाएगा। हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है वो अपने आप कर देता है, हमें बताना नहीं पड़ता तुम चेंज करो। जैसे ही हम a = 200 एंटर करेंगे ऑटोमेटिक मेमोरी में वो अपडेट कर देगा, पुराने को हटा के नए को डाल देगा। तो प्रोग्रामेटिकली आइडेंटिफायर वैल्यूज कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि ये चेंज हो सकती हैं या की जाती हैं, इसीलिए इन आइडेंटिफायर्स को क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो इसको वेरिएबल भी कहा जा सकता है। वेरिएबल का मतलब होता है, ये अंग्रेजी का अल्फाज है, इसका मतलब होता है जो चीज चेंज हो सकती है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिफायर को वेरिएबल भी कह सकते हैं। Hence all type of values or input must be stored in main memory in the form of variable। तो इसीलिए सारे के सारे जो भी वैल्यूज हैं वो मेमोरी में वेरिएबल की फॉर्म में स्टोर्ड रहते हैं जिन्हें चेंज किया जा सकता है। बात समझ आ रही है। अब वेरिएबल की और डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूं, फिर लैब पे लेके चलूंगा। जरा ये छोटी सी बात और डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल की। वेरिएबल क्या है, एक आइडेंटिफायर ही है whose value can be changed, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है इसीलिए हम इसको वेरिएबल कह रहे हैं, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी जो आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, ऑब्जेक्ट जो होते हैं, कि भाई मैंने आपको बोला था ये क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो वेरिएबल कह लो, आइडेंटिफायर कह लो। ऑल द वेरिएबल इन पाइथन आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी इसको एक और नाम से बुला सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो हम जब आगे प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करेंगे, मैं अगर वहां पे ऑब्जेक्ट कहूं, वेरिएबल कहूं, आइडेंटिफायर कहूं, सबका मतलब एक है। अच्छा, वेरिएबल ना बहुत सारी चीजें हैं, आप और मैं, या आप ये कह लें कि एक लड़के के लिए एक लड़की और एक लड़की के लिए एक लड़का भी वेरिएबल है ना। चलिए अच्छी बात है। आप कहेंगे सर कैसे, भाई देखिए एक बात होता है, आज लड़की को लड़के में जो है शहजादा नजर आ रहा है,
हो सकता है कल को उसी लड़के में से कुत्ता नजर आए, कमीना नजर आए, है ना। चलिए अच्छी बात है, तो वेरिएबल है ना। चलिए, बिहाइंड ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स देयर एग्जिस्ट अ क्लास। तो यहाँ पे एक और दिलचस्प बात है कि हर ऑब्जेक्ट की एक क्लास होती है, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स के अंदर, हम डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं। तो वो आप ये कह लें कि वेरिएबल कितने टाइप के हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, मतलब आइडेंटिफायर, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, तीनों चीजें एक है, बस इतना आसान भाषा में याद रखो। अब इसको ना मैं आपको जरा लैब पे थोड़ा सा छोटा सा एक इसको दिखाता हूं कि भाई ये वेरिएबल वेरी हो रहा है नहीं हो रहा है, मेमोरी में अब क्या पड़ा है। मैं अगर मेमोरी में a = 100 कर रहा हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, फिर मैं a = 200 करूंगा तो 100 दिखेगा या 200 दिखेगा, 200 दिखेगा। क्यों? क्योंकि 100 तो वहां से गायब हो गया होगा, उसने मेमोरी में अपडेट कर दिया होगा 200 को। फिर उसके बाद में अगर a = 300 करूंगा तो अब 200 भी गायब हो जाएगा। अब अगर आप आउटपुट प्रिंट कराओगे, प्रिंट a करोगे तो अब आपको 300 नजर आएगा। क्यों? क्योंकि मेमोरी में 300 स्टोर हो गया है ना। तो ये वेरिएबल है, ये चेंज होता रहेगा जैसे जैसे आप उसको प्रोग्राम के अंदर आप वैल्यू को चेंज करते जाओगे, ऑटोमेटिकली मेमोरी में चेंज हो जाती है वो चीज। तो इसको अब जरा लैब में करके देख लेते हैं। 3.11 ये आपको यहाँ पे नजर आएगा, आपको इसे ओपन करना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे a = 100 करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल 8 लिख देता हूँ, अगर एंटर करता हूँ तो देखो a की वैल्यू मुझे क्या बता रहा है, 100 बता रहा है। ऐसा क्यों बता रहा है इसको समझते हैं। देखिए अभी मेरे पास जब मैंने a आइडेंटिफायर लिया तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इसने इसकी वैल्यू को शो कर दिया, स्टोर कर लिया 100 अपनी मेमोरी के अंदर, राइट। तो हमारी जो सिस्टम की मेमोरी है उसमें a की वैल्यू स्टोर हो गई 100, इसीलिए हमें यहाँ पे 100 नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। अब अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू कुछ और कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ मेमोरी से वो वैल्यू हट जाएगी। अगर सपोज मैं a की जगह 200 यहाँ पे अब डिक्लेयर करता हूँ तो यहाँ पे करके देखते हैं, a = 200 में करता हूँ। अब अगर मैं a को एंटर कराऊँ तो देखिए 200 आ रहा है। आप a लिखो या प्रिंट a लिखो एक ही बात है, आप यहाँ पे प्रिंट a करोगे, हालांकि प्रिंट a करना ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं प्रिंट a करूँ तो भी ये 200 वैल्यू दे रहा है, यानी अब ये 100 वैल्यू नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस मेमोरी में, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस मेमोरी में अब 100 की जगह क्या स्टोर हो गया है, 200 स्टोर हो गया है a की वैल्यू में, तो अब वो हट गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये बार बार चेंज हो रही है वैल्यू। हम अपने एग्जीक्यूशन के दौरान इसको चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं। इस a को हम वेरिएबल कहते हैं और ये जो 200 है इसको हम लिटरल कहते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब फॉर एग्जांपल देखें आप ये किस तरीके से काम कर रहा है, हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे करूं a = a + 20 एंटर करें, और अगर मैं अब प्रिंट a कराऊं तो a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यानी a की वैल्यू 200 थी, उसमें 20 और प्लस कर दिया, 220 आनी चाहिए। बिल्कुल सही आ रहा है। अब मैं यहां पर a = a + 50 कर दूं तो अब क्या आंसर आना चाहिए, क्या लगता है आपको क्या आना चाहिए? अब क्या ये 200 में ही प्लस करेगा 50? नहीं, क्योंकि अब a की वैल्यू 200 नहीं रही, 220 हो चुकी है, क्योंकि उसमें 20 और प्लस किया था आपने। यानी अब मेमोरी में कितना स्टोर है, 220, अब उसमें 50 जुड़ेगा, यानी अब जो a की वैल्यू आएगी वो 270 आएगी। आप देख सकते हैं, यानी ये वैल्यू चेंज होती जा रही है, a की वैल्यू चेंज हो रही है, वेरी हो रही है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। अब अगर आप यहाँ पे इस a को मल्टीप्लाई करेंगे, a* लगाना होता है, शिफ्ट दबा के 8 जो नंबर होता है 8 के ऊपर स्टार होता है, तो शिफ्ट दबा के आप 8 दबाओगे तो ये स्टार बन जाएगा। 2 कर दीजिए और एंटर करिए तो देखिए 540 आ रहा है, यानी 270 की मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि a की करंट वैल्यू 270 है। अब उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 540 a = लेकिन ये मैंने a अगर मैं a × 2 करता हूं तो अब ये जो भी वैल्यू आएगी 540 ये a में स्टोर हो जाएगी। देखिएगा आप, अगर मैं अब a की वैल्यू प्रिंट कराऊं तो अब 540 आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने a = a × 2 कर दिया। उससे पहले मैं क्या करता, सिंपल एक मैथमेटिक ऑपरेशन करा के देख रहा था, लेकिन a में स्टोर नहीं करा रहा था वैल्यू को। इस बात को समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे मैंने a को मल्टीप्लाई करके देखा है, लेकिन स्टोर कहीं नहीं कराया। अगर इससे पहले वाले में देखें आप
ए इक्वल टू ए प्लस 20, यानी ए प्लस 20 करके उसको ए में स्टोर कर दो, ऐसा लिखा है। यहाँ पे ए प्लस 50 करके उसको ए में स्टोर कर दो, ऐसा लिखा है। लेकिन यहाँ पे मैंने कहीं पे भी स्टोर नहीं कराया। ए इंटू 2 मैंने जब किया तो उसको ए में स्टोर नहीं कराया। अब मैं इसको करा रहा हूँ ए इक्वल टू ए इंटू 2, तो अब ये 540 हो गया, ए में स्टोर हो गया, आप देख सकते हैं। तो इन दिस वे ये हमेशा ए की वैल्यू चेंज होती जा रही है। इट मीन्स ए इज़ अ वेरिएबल। इसको आप आइडेंटिफायर भी कह सकते हो, वेरिएबल भी कह सकते हो, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। तो अब मैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आपसे करने वाला हूं कि वेरिएबल्स के नाम, यानी कि वेरिएबल अगर आप किसी चीज को कोई नाम देना चाहते हैं, ए बी सी डी जैसे हम दे रहे थे, अगर आपको नाम देना है या वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, ये आप कह लें, तो उसके भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी लिटरल को कोई भी नाम दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। और दोस्तों इसको इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में ये सवाल आता है और 99% लोग इसका जवाब देने में फेल हो जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यूट्यूब पर जो लोग कह रहे हैं 10 घंटे में पाइथन सीख लो, 20 घंटे में सीख लो, वो ये सारी चीजें स्किप कर देते हैं। तो आपको लगता है कि ठीक है, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर ये सारी आपने कर ली तो आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड किसी भी जगह का, दुनिया जहान का कोई भी एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, इंटरव्यू का, किसी का भी आप पेपर उठा लेना, आप सारे आंसर इजीली दे पाओगे, क्योंकि यहां पे बारीक बारीक बातें यहां आती हैं, जो अभी आपको समझाऊंगा कैसे। देखिए वेरिएबल, यानी कि जब आप वेरिएबल नेम लेंगे किसी भी लिटरल के लिए, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, डिजिट्स होना चाहिए, हो सकता है, ऐसा नहीं कि होना चाहिए, हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स हो सकता है, डिजिट्स हो सकता है, और सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है उस नाम के अंदर, जो कि अंडरस्कोर है, यानी ये हो सकता है। इसके अलावा ना तो डॉलर का साइन हो सकता है, ना हैश का साइन हो सकता है। हैश इज अ कमेंट, वो अलग से यूज होता है, हैश हो सकता है, मैं दिखाऊंगा कैसे, बट नॉट एज अ नेम। डॉलर का साइन नहीं होगा, कॉमा नहीं होगा, या डैश नहीं होगा, ये हाइफन जिसे आप कहते हैं, इस तरह के कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ये इस्तेमाल हो सकता है। यानी वेरिएबल में अल्फाबेट हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकती है। बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा ये बात को। अब ये सुनिए, जब नाम स्टार्ट होगा तो नाम हमेशा अल्फाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। वेरिएबल का नाम हमेशा या तो अल्फाबेट से शुरू होगा या अंडरस्कोर से। अगर ऐसा नहीं है तो वो एरर आ जाएगा, आपको एरर मिलेगा, और ऐसा 110% होता है रियल लाइफ में, और हमें पता ही नहीं होता ये क्यों हो रहा है। सिंटैक्स एरर आएगा आपके पास। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे रूल ये कहता है कि वेरिएबल का जो नाम है वो अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कहता हूं टीजी, तो मैं यहां पे टीजी इक्वल टू 100 कर सकता हूं। क्या यहां पे कोई एरर आएगा? यहां पर कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि मेरा जो वेरिएबल है यानी कि टीजी है वो टी से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक अल्फाबेट है। बात समझ आ रही है? अब अगर मैं इस अल्फाबेट की जगह स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर, तो मैं अगर अंडरस्कोर टीजी से स्टार्ट करूं, मैं अगर ये नाम अपने ऑब्जेक्ट को देना चाहता हूं, तो क्या मैं दे सकता हूं? वेरिएबल नेम ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहां पर लिखा है द फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर, यानी ये भी ठीक है, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर टीजी से पहले कोई नंबर लगा दूं, 1 टीजी कर दूं, तो क्या ये वेरिएबल नेम सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमारे रूल को फॉलो नहीं करता है, तो एरर आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ इतनी बातें नहीं, आपको वो भी बताऊंगा जो इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अभी तो आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, नो नीड टू वरी, टफ सवाल भी पूछूंगा, ठीक है। Within the variable name, special symbols are not allowed except underscore, यानी कि वेरिएबल के नाम के बीच में अंडरस्कोर इस्तेमाल हो सकता है, उसके अलावा कोई और स्पेशल सिंबल इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है टीजी अंडरस्कोर 1 2 3, क्या ये नाम सही है? जी हाँ, ये नाम सही है, क्योंकि यहां बीच में अंडरस्कोर का इस्तेमाल हुआ है। और अल्फाबेट भी हम ले सकते हैं, नंबर्स भी हम ले सकते हैं एज पर माई रूल। लेकिन अगर मैं यहां पर कर दूं टीजी $1 2 3, तो क्या ये नाम हो सकता है? टीजी $1 2 3 ये नहीं हो सकता है, क्योंकि डॉलर एक स्पेशल साइन है।
ये ध्यान देने वाली बातें हैं, बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। ये नहीं हो सकता है। अगर मैं डॉलर को पहले लगा दूं $TG, क्या ये हो सकता है $TG = 100? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि डॉलर पहले नहीं आ सकता है, ये स्पेशल कैरेक्टर है, ये तो आ ही नहीं सकता है, पहले बाद में कहीं भी नहीं आ सकता है। ठीक, चलें, ये भी अच्छी बात है। तो ये भी आपको समझ आ गया। विदिन नाम के बीच में अंडरस्कोर अलाउड है, उसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। ठीक है, ना ही स्पेस अलाउड है, ना ही हाइफन अलाउड है, ना ही $साइन अलाउड है, कुछ अलाउड नहीं है। नो कीवर्ड्स टू बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी कीवर्ड को आप वेरिएबल नेम की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब क्योंकि हमारी शुरुआत हुई है पाइथन पढ़ने की, तो आपको नहीं पता कितने कीवर्ड्स होते हैं, और ये हर पाइथन का जो वर्जन आता है उसमें अपडेट हो जाते हैं। तो देयर इज नो फिक्स्ड वैल्यू, जैसे कि 3.9 जो पाइथन का वर्जन था उसमें कीवर्ड्स की जो नंबर थे वो कुछ और थे, 3.10 में कुछ और है, 3.11 में कुछ और है। तो ये वैल्यूज हमेशा चेंज होती रहती हैं, ये फिक्स नहीं है। इसलिए कोई ट्रेनर या कोई प्रोग्रामर ये नहीं बता सकता कि कीवर्ड्स की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। हाँ, जिस वर्जन पे आप काम कर रहे हैं उस वर्जन की एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी, वो आप बता सकते हैं, बट वर्जन चेंज होने के बाद कीवर्ड्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हम इसको देखेंगे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि इफ है, व्हाइल है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल व्हाइल होता है, इफ होता है, इस तरह के कई कीवर्ड्स हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका एक स्पेशल पर्पस है। प्रोग्राम जो हमारा एनवायरनमेंट है, पाइथन एनवायरनमेंट है, वो इस वर्ड का मतलब कुछ और समझता है, वो इस वर्ड का मतलब कुछ और समझता है। तो कीवर्ड नहीं रख सकते, खाली कीवर्ड नहीं रख सकते। कीवर्ड के अलावा साथ में कुछ और चीज जोड़ के लिख रहे हो तो चलेगा, बट खाली कीवर्ड्स नहीं लिख सकते हो। मेरी बात को दिमाग में लिख लीजिए अभी सारी बातें, क्योंकि अभी जब लैब कराऊंगा तो ये सारी बातें ध्यान आनी चाहिए। ऑल प्री डिफाइंड क्लास नेम्स, यानी कि कोई प्री डिफाइंड क्लास नेम्स जो होते हैं, इंट है हमारा क्लास टाइप में, फ्लोट है, उसको आप एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे अक्सर लोग एग्जाम में ये चीज गलत कर देते हैं, उन्हें लगता है ये तो और स्पेशल पर्पस से काम में आ रहा होगा। इंट, फ्लोट, ये तो पहले से क्लास टाइप होती है, डेटा टाइप होती है, तो हम इसको शायद नहीं यूज कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। लेकिन नहीं, आप इसको एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ कीवर्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्लास को, प्री डिफाइंड क्लास को आप इस्तेमाल कर सकते हो। यानी इंट आप नाम दे सकते हो, इंट = 100 आप कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऑल द वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, आर केस सेंसिटिव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं लिखूं TG = 100 और TG = 100 या 200, तो ये दोनों अलग बातें हैं, क्योंकि यहां T और G कैपिटल में लिखा है, यहां TG स्मॉल में लिखा है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो इस तरीके से पाइथन का बना हुआ है कि वो इस TG को अलग मानेगा और इस स्मॉल TG को अलग मानेगा। इस TG में वो 100 को रखेगा और इस वाले TG में वो 200 को रखेगा, यानी दोनों को अलग मानता है। केस सेंसिटिव का मतलब है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को अलग मान के चलता है, अलग तरीके से ट्रीट करता है, सेम नहीं मानेगा। ऐसे ही आप अगर T कैपिटल लिख दो, G स्मॉल लिख दो, तो इसको अगेन वो अलग मानेगा, क्योंकि यहां पे T कैपिटल है, G स्मॉल है। तो यहां पे केस सेंसिटिव होती है हमारी जो पाइथन प्रोग्रामिंग है, वो केस सेंसिटिव होती है। इसीलिए आप नाम देते समय इन चीजों का ध्यान रखें। आप स्मॉल, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा हमेशा स्मॉल लेटर्स का ही इस्तेमाल करें, कैपिटल लेटर्स को अवॉइड करें। ठीक है, तो उससे आपके एरर्स कम आएंगे, क्योंकि एक बार आपने TG कैपिटल में लिख दिया, अगली बार स्मॉल में लिख दिया, आंसर कुछ और आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ध्यान दीजिए इस बात पे। तो आपको हमेशा स्मॉल लेटर्स का यूज करते हुए चलिए, तो गलती होने के चांस कम है। आप कभी कैपिटल में लिख रहे हो, कभी स्मॉल में लिख रहे हो, तो आपको खुद ही दिक्कत होगी बाद में। तो याद रखिएगा, वो उसको अलग तरीके से, मतलब वो उसको अलग चीज मानता है, वो इस TG को अलग मानता है और इस TG को अलग मानता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि इनकी वैल्यू अलग है, बैकएंड पे इनकी स्काई वैल्यू अलग है। ठीक है, वो एक अलग अलग कहानी है, उस पर मैं नहीं जा रहा। तो मेक श्योर इट्स अ केस सेंसिटिव। तो आप इनका जो है ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप TG लिख रहे हो कैपिटल में तो वो एक अलग है, T स्मॉल में TG लिख रहे हो तो अलग है, कैपिटल T स्मॉल G लिख रहे हो तो वो अलग है। तो वो इनको अलग अलग मानेगा और इनकी अलग अलग वैल्यू स्टोर करेगा। तो ये रूल्स है। अब इसको डिटेल में, मैं जस्ट इसको बताने से काम नहीं चलेगा, लैब में वो सारे इफ एंड बट आपको करके दिखाता हूं जो एग्जाम में या इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा। और अगर आपने इसका आंसर दे दिया इंटरव्यूअर को तो वो इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि शायद 100 में से 2 या 3 लोग ही ऐसे होंगे जो इसके जवाब दे पाएंगे, क्योंकि कोई इस डिटेल में नहीं जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग की। तो मेक श्योर कि आपको जाना है। तो अब जरा लैब पे चलते हैं और इसे करके देखते हैं।
अच्छा, अब पाइथन जो हम अब करेंगे ना, ये देखिए पाइथन जब आपने इंस्टॉल किया होगा तो आपका पाइथन 3.11 तो ये है जो आपका इंस्टॉल हुआ होगा। इसके साथ साथ एक आईडीएलई भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ होगा। आईडीएलई पाइथन 3.11 64 बिट आपके सिस्टम में ये भी ओपन हुआ होगा। आप इस बार इसको ओपन करिए। अब मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। रीज़न ये है कि यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट साइज़ आप बड़ा कर सकते हैं तो आपको इजीली नज़र आएगा। तो अब आप इस आईडीएलई में, हालांकि आप यहाँ पे ये सारी लैब करो या वहाँ करो, दोनों जगह सेम है, किसी को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मैं अभी तक कराता आ रहा था, यानी कि ये जो पाइथन है नॉर्मल वाला, अगर आप इस पे करना चाहते हो तो आप यहाँ भी कर सकते हो। इस वाले में एक ही बात है, आप यहाँ करो या इस आईडीएलई में करो। यहाँ मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट आपको नज़र आए, क्योंकि कुछ लोगों ने शिकायत की है कि सर फॉन्ट बहुत छोटा नज़र आता है जब आप लैब कराते हो। तो आई होप अब आपको यहाँ साफ नज़र आ रहा होगा। तो देखिए अब हम जो है रूल्स फॉर यूजिंग वेरिएबल्स जो है, हमारे पहले रूल की हम बात करते हैं कि रूल जो है वो या तो अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, डिजिट का होना चाहिए, या फिर अंडरस्कोर का। तो सबसे पहले हम एक बना के देख लेते हैं। TG ये अल्फ़ाबेट हो गए, एक नंबर दे देते हैं और अंडरस्कोर भी यहाँ पे दे देते हैं शिफ्ट को दबा के। आप अगर डैश वाला साइन दबाएंगे ऊपर ज़ीरो से आगे वाला कीबोर्ड में तो ये आपका आ जाएगा। तो हमने तीनों ही चीज़ों का इस्तेमाल किया है, अल्फ़ाबेट का भी लिया है, डिजिट भी ली है और अंडरस्कोर। तो क्या एरर आना चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पे कोई एरर आएगा? लेट्स ट्राई। एरर आएगा कि नहीं आएगा, आप ही बताएं। एरर नहीं आएगा क्योंकि ये रूल को फॉलो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं आया। अगर मैं अब यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इसी चीज़ को TG1 अंडरस्कोर, तो मुझे ये आउटपुट भी देगा 100, यानी कि यहाँ पे मेरा 100 स्टोर है। बिल्कुल सही है। अगर मैं अब यहाँ पर कुछ और ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 1TG ले लूँ, 1TG इक्वल टू, यानी वेरिएबल का नाम मैं 1TG ले रहा हूँ और इसके आगे 100 लिखता हूँ, तो क्या 1TG एक सही वेरिएबल नेम होगा? क्या लगता है आपको, क्या ये एक सही वेरिएबल नेम है? एज पर रूल, हमारा रूल तो ये कहता है कि भाई फर्स्ट लेटर कभी भी नंबर नहीं हो सकता। आप रूल नंबर 2 पढ़िए कॉपी का। तो इस हिसाब से इसमें एरर आना चाहिए, सिंटेक्स एरर आना चाहिए। एंटर करते हैं, ये देख सकते हैं आप सिंटेक्स एरर, और उसने इवन हाईलाइट भी कर दिया कि एरर कहाँ पे है। तो ये आप देख सकते हैं 1TG आप नहीं ले सकते, ये यहाँ पे क्लियर हमें समझ आ रहा है। अच्छा, क्या मैं अंडरस्कोर लेकर ले सकता हूँ? अंडरस्कोर TG इक्वल टू 100 ये कर सकता हूँ? क्या लगता है एरर आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप रूल पढ़ें तो रूल में साफ साफ लिखा है, रूल नंबर 2 में जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाया है, फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर, यानी कि अंडरस्कोर से ये स्टार्ट हो रहा है, यानी ये नाम लिया जा सकता है। आप देखिए कोई एरर नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, प्रिंट अंडरस्कोर TG, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो आप देखते हैं 100 यहाँ पे आ रहा है, कोई एरर मुझे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब अंडरस्कोर से भी मेरा नाम स्टार्ट हो सकता है। अगर मैं 2 बार अंडरस्कोर लूं तो क्या ये नाम हो सकता है? अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल टू 100। ये सब इंटरव्यू के सवाल हैं। क्या ये एरर आएगा या नहीं आएगा? तो अगर आप रूल पढ़ें, आपको सिर्फ रूल पे स्टिक रहना है। रूल कहता है कि नाम जो है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ अंडरस्कोर हो सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ रूल में नहीं कहा गया है। इस हिसाब से ये भी करेक्ट है। आप एंटर करिए और देखिए, अब ये मैं अगर यहां पे प्रिंट करूं, प्रिंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो मेरे को आउटपुट में क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। यानी अंडरस्कोर अंडरस्कोर भी नाम हो सकता है। ये सब इंटरव्यू के सवाल हैं जो आपको मैं करके दिखा रहा हूं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं TG1, क्या ये नाम हो सकता है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल हो सकता है। आप देख सकते हैं कोई एरर मुझे नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे TG1 खाली लिखूं तो आउटपुट में मुझे 100 आ रहा है। इट मीन्स इट इज़ करेक्ट। यानी कि आप नाम के आगे नंबर ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स के आगे नंबर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर TG अंडरस्कोर करूँ और इक्वल टू करूँ, सॉरी मैंने अंडरस्कोर नहीं लिया, अंडरस्कोर TG अंडरस्कोर इक्वल टू, मैं यहाँ पे सपोज करें 100 लेता हूँ, तो क्या ये वैल्यू सही है? क्या ये नाम सही है? अंडरस्कोर TG अंडरस्कोर, क्या लगता है? तो अगर आपने रूल पढ़ा हो तो भाई अंडरस्कोर से नाम स्टार्ट हो सकता है और एक नाम में अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। इट मीन्स देयर इज़ नो एरर। आप देख सकते हैं कोई एरर यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैं अगर यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, प्रिंट अंडरस्कोर TG अंडरस्कोर और इसको करूँ तो
मेरे को आउटपुट में 100 नज़र आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ करेक्ट। तो ये बड़ा सिंपल है, बड़ा साफ है कि मेरे यहाँ पे जो रूल हैं ये बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहे हैं। और ये एक एक रूल आपको रट लेना है, क्योंकि जितने भी मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ ना, ये एवे नहीं करके दिखा रहा हूँ, ये एग्जाम में आता है, इंटरव्यू में आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे _123 लेता हूँ तो क्या ये नाम सही है? क्या लगता है, क्या ये नाम सही है? अंडरस्कोर और 123, मैंने कोई अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल नहीं किया। तो रूल कहता है नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है और नाम के अंदर अल्फ़ाबेट, नंबर और अंडरस्कोर हो सकता है। इस हिसाब से ये रूल को फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू 500 कर दूँ तो आप देखेंगे कि कोई एरर मेरे पास नहीं आया, इट मीन्स ये नाम भी सही है। अगर मैं यहाँ पे नाम ले लूँ खाली अंडरस्कोर तो क्या ये भी सही होगा? क्या लगता है? यहाँ पे खाली अंडरस्कोर अगर मैं एक नाम ले लूँ वेरिएबल का तो क्या ये ठीक होगा? एंटर करें। जी हाँ, ये भी सही है, कोई एरर नहीं आया है। एरर होता तो पता चल जाता। तो आप इसको प्रिंट करा के देख लें एंड सी यू विल गेट 100, यानी कि वैल्यू स्टोर हो गई है इस नाम से, अंडरस्कोर के नाम से। यानी कि हमारे जो रूल 1 और रूल 2 है वो यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट है। रूल 1 और रूल 2 हमने बिल्कुल अच्छे से सीख लिया है। अब हम बात करते हैं रूल 3 की। रूल 3 आपको कहता है विद इन द वेरिएबल नेम स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो जरा इस चीज़ को चेक करते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल माई स्पेस सैलरी, ये मैं लेता हूँ, इस शॉर्ट में लिख देता हूँ माई सैलरी इक्वल टू, स्पेस मैं ले रहा हूँ, मतलब मैं माई और सैल के बीच में स्पेस ले रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आप यहाँ पर ये वैल्यू लेते हैं 700, एंटर करते हैं तो देखिए आपको एरर आ रहा है, सिंटेक्स एरर। ये एरर एस में दे रहा है जबकि एरर इससे पहले है, यानी कि बीच में स्पेस नहीं हो सकता है। एज पर द रूल आप ये नाम नहीं ले सकते। यानी पाइथन के अंदर याद रखिएगा किसी भी वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए आपने जितने भी प्रोग्राम देखे होंगे उनमें कभी भी किसी नाम के बीच में स्पेस आपको नहीं मिलेगा। इसको आप लेना चाहते हैं, आप माई सेल ले सकते हैं, स्पेस हटा दीजिए। अब एरर आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि अब एज पर द रूल ये बिल्कुल सही नाम है। एंटर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं माई और सेल के बीच में स्पेशल कैरेक्टर लगा देता हूँ डॉलर, और यहाँ पे सेल लिखता हूँ इक्वल टू 500 लिखता हूँ। क्या अब एरर आएगा? क्या मैं ये नाम ले सकता हूँ माई $साइन एंड सेल? क्या ये नाम मैं ले सकता हूँ? एज पर द थर्ड रूल आप स्पेशल कैरेक्टर नहीं ले सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है सर स्पेस था यहाँ पे, स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं था, तो दोस्तों स्पेस भी एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे माई $सेल, यानी कि यहाँ पे डॉलर का साइन यूज़ हो रहा है, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर है, यानी कि ये नाम नहीं हो सकता। आप देखिए सिंटेक्स एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि आपने डॉलर का साइन इस्तेमाल किया है। उसने सही से आइडेंटिफाई भी कर लिया कि ये डॉलर जो लगाया है ये गलत लगाया है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये आपको दिख गया, स्पेशल कैरेक्टर हम यहाँ पे नहीं ले सकते। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ माई $सेल, मैंने डैश लगाया है, इसको हाइफन भी कहते हैं। तो अगर मैं ये लेता हूँ और ये लिखता हूँ तो क्या है? ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। माई और सेल के बीच में मैंने हाइफन लगाया, अंडरस्कोर के अलावा कुछ और नहीं लगा सकते। एंटर करें। अभी फिर यहाँ पे आपको आ रहा है कि ये एक सिंटेक्स एरर है, ठीक है। हालांकि वो एम को बता रहा है लेकिन एरर जो है वो आपका हाइफन में है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आप नहीं ले सकते। अब थोड़ा सा और ट्रिकी करते हैं। मैं अंडरस्कोर से स्टार्ट कर रहा हूँ और अंडरस्कोर के बाद मैं परसेंटेज का साइन ले रहा हूँ और फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ माई सेल। परसेंटेज अगेन एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो क्या ये नाम हो सकता है? आप पहले ये सोचें। मैं 600 वैल्यू कर रहा हूँ और एंटर करता हूँ, तो क्या ये सही है या गलत है? देखिए अंडरस्कोर एज पर द रूल अंडरस्कोर से नाम स्टार्ट हो सकता है, माई सेल भी हो सकता है, लेकिन परसेंटेज का साइन नहीं हो सकता। ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। यू विल गेट एन एरर, आपको फिर से एक एरर मिला है। तो ये इससे ये समझ आ रहा है कि ये भाई हम नहीं ले सकते हैं। अब आपको एक बहुत ही ट्रिकी सवाल मैं यहाँ पे कराता हूँ, ठीक है। ये ट्रिकी सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई सेल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई सेल इक्वल टू 1000, मैं ये लिखता हूँ माई सेल इक्वल टू 1000। एंटर करता हूँ तो मेरा माई सेल यानी स्पेस, मेरा जो मेमोरी है वहाँ पे 1000 स्टोर हो गया है माई सेल नाम के वेरिएबल में। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा के भी देख सकता हूँ, मेरे को 1000 नज़र आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे माई सेल और यहाँ पे हैश लगा के मैं सपोज़ यहाँ पे लिखूँ माई सेल हैश इज इक्वल टू जैन सेल, जैन सैलरी
और यहाँ पे लिखूँ इक्वल टू 6000। टेल मी क्या ये सही होगा या गलत, क्या मुझे एरर आएगा या नहीं आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपसे पूछा है, बिकॉज यहाँ पे ट्रिकी है। नाम बिल्कुल सही है लेकिन हैश नहीं हो सकता है, एज पर रूल हैश नहीं हो सकता है क्योंकि एक स्पेशल करैक्टर है। लेकिन आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि हैश एक स्पेशल करैक्टर है। हैश जो है वो आपका कमेंट के लिए यूज़ होता है, यानी कि हैश जो है वो आपका कमेंट के लिए यूज़ होता है। आप यहाँ पे हैश नहीं लगा सकते हैं। तो अब लेकिन क्योंकि कमेंट है, कमेंट का मतलब है प्रोग्रामिंग में कमेंट यूज़ होता है, कमेंट आप कर सकते हो कहीं भी, इंपॉर्टेंट कमेंटिंग आपको करनी है, यानी कि वो एक स्पेशल पर्पज़ से यूज़ हो रहा है। तो क्या लगता है यहाँ पे एरर आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी से आप बताएं, क्या लगता है यहाँ पे एरर आएगा या नहीं आएगा? तो यहाँ पे आपका एरर लेट्स सी नहीं आएगा। सी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि माई सेल ऑलरेडी एक वेरिएबल है। ये देखिए माई सेल ऑलरेडी एक वेरिएबल है, इसमें 1000 लिखा हुआ है, तो 1000 ही यहाँ पे आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके आगे की जो वैल्यू है ये कमेंटेड है, यानी इसको वो एज अ कमेंट रीड करेगा। तो यहाँ पे ये बात बहुत समझने वाली है, ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कमेंट यहाँ पे उसको एज अ कमेंट वो लेगा, ये समझने वाली बात है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ योर सैलरी, और मैं अगेन सेम चीज़ करके दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैब सेल, राइट, सैलरी, फैब सैलरी इक्वल टू 8000। क्या अब की बार एरर आएगा या नहीं आएगा? जल्दी से बताइए। अब की बार भी सेम ही लग रहा है देखने में, लेकिन अब की बार एरर आएगा। सी, ये देखिए एरर आ गया। अब आप कहेंगे सर ये क्यों आ गया? बिकॉज यूर सेल इज नॉट डिफाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। आप जब कमेंट लगाते हैं तो कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे पहले जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं डिफाइन होनी चाहिए। यानी माई सेल इक्वल टू 1000 मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ था, इस वजह से मेरा माई सेल ऑलरेडी आउटपुट में आ गया, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइन है कि माई सेल वेरिएबल के अंदर 1000 वैल्यू पड़ी हुई है। लेकिन यूर सेल के नाम से आपने कोई भी पहले से वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है, कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं है, इसीलिए इस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता जो आपने यहाँ पर लिखी है। यूर सेल कुछ है नहीं और इससे आगे की पूरी वैल्यू कमेंटेड है। कमेंटेड मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, वो जस्ट आपके डिस्क्रिप्शन के लिए लिखा गया है। तो कुल मिला के इस पूरी बात का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यूर सेल का कोई वेरिएबल आपका नहीं है। अब इसको अब मैं दोबारा सही करना है, तो मैं यहाँ पे यूर सेल इक्वल टू मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सपोज करें 4000, एंटर करता हूँ, ठीक है। अब मैं सेम चीज़ को यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, यूर सेल, आप देखिए मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ यूर सेल, और कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, कमेंट करके मैं लिखता हूँ फैब सैलरी इक्वल टू कुछ भी मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 8000 लिख दूँ, 10,000 लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कमेंटेड है। लेकिन यूर सेल ऑलरेडी डिफाइन किया जा चुका है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स आपको 4000 मिलेगा, क्योंकि ये डिफाइन था यहाँ पे। तो ये इस तरह के ट्रिकी सवाल आ सकते हैं जहाँ पे आप हैश देख के समझेंगे कि भाई ये तो एरर आएगा क्योंकि ये तो स्पेशल करैक्टर है, बट ये कमेंटेड है। तो हैश के लिए याद रखिएगा ये कमेंटेड होता है, और इससे आगे की जो वैल्यू है अगर वो पहले से कहीं डिफाइन की गई है तो आउटपुट में आपको वही मिलेगा, लेकिन अगर वो डिफाइन नहीं की गई है तो वो आपको बोलेगा कि इज़ नॉट डिफाइंड, दिस वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड, आपको एरर आएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी था यहाँ पे जो आपने करके देख लिया। अब मैं आपको इससे आगे, यानी कि जो हमने चौथा रूल पढ़ा है, और चौथा रूल क्या पढ़ा है मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। नो कीवर्ड्स टू बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स बिकॉज ऑल द कीवर्ड्स आर हैविंग स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर्स। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर मैं वाइल मेरा एक कीवर्ड है, अगर मैं ये लूँगा वाइल इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 4000, तो ये मुझे एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि वाइल एक स्पेशल कीवर्ड है, उसको मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, राइट। तो यहाँ पे वाइल का इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि ये रिजर्व है किसी और काम के लिए। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूँ वाइल 1, तो वाइल 1 तो कोई स्पेशल काम के लिए रिजर्व नहीं है। खाली वाइल नहीं होना चाहिए, खाली वाइल एक स्पेशल मतलब है, पर वाइल के आगे 1 लगा दो, 2 लगा दो, तो फिर वो स्पेशल मतलब नहीं रह जाता उसका। अब अगर मैं 4000 लिखूंगा तो अब मुझे एरर नहीं आएगा, बिकॉज वाइल 2 जो है ये कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं है। ये बात समझिए, अगर उसके आगे पीछे कोई वैल्यू लगा दी जाती है तो वो रिजर्व कीवर्ड नहीं रह जाता है। सिंगल वाइल अगर आप लिखते हो, खाली वाइल, तो ये एक स्पेशल करैक्टर है, सॉरी कीवर्ड है, जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल। अगर ऐसे ही अगर आप इफ़ लिखते हो
इफ़ इक्वल टू 4000 करते हो तो आपको एरर आएगा, क्योंकि इफ़ एक कीवर्ड है जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर कौन कौन से कीवर्ड होते हैं, हमें तो पता ही नहीं है, तो हम ये चीज़ कैसे करेंगे? धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, नो नीड टू वरी। जस्ट अभी के लिए इतना याद रखिए कि आप कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। क्या मैं इंट इक्वल टू 6000 ले सकता हूँ? क्या लगता है? इंट भी कोई स्पेशल करैक्टर है, स्पेशल कीवर्ड है? जी नहीं, इंट एक क्लास की टाइप है, बिल्कुल ली जा सकती है। देखिए कोई एरर नहीं आया। अगर मैं प्रिंट इंट करूंगा, अक्सर लोग इंटरव्यू में और एग्जाम में ये गलत करके आते हैं, तो उनको लगता है कि ये इंट जो है ये एरर आएगा, लेकिन इंट में कोई एरर नहीं आएगा। इट्स नॉट अ कीवर्ड, याद रखिएगा, इंट इज़ नॉट अ कीवर्ड। तो यहाँ पे कोई एरर आपको नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं इंट भी आपका ठीक है। अब आप यहाँ पे नीचे आ जाएं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अब लिखता हूँ यहाँ पे अगर मैं अंडर स्कोर इफ अंडर स्कोर कर दूं तो क्या लगता है, एरर आएगा या नहीं आएगा? क्या लगता है, व्हाट इज योर ओपिनियन? क्या एरर आएगा? नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाली इफ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, अंडर स्कोर इफ अंडर स्कोर तो अलग है, तो इसका मतलब ये इस्तेमाल हो सकता है। अब ये स्पेशल कीवर्ड नहीं है, ये कीवर्ड नहीं है, बिकॉज इसके आगे अंडरस्कोर लगा हुआ है, तो अब आप इसको यूज कर सकते हो। एंड सी देयर इज नो एरर, तो इसमें भी कोई एरर आपका नहीं आएगा। अब मैं अगर यहां पे फॉर एग्जाम्पल फ्लोट ले लूं, फ्लोट इक्वल टू 59, तो क्या ये मेरा स्पेशल कीवर्ड है? नहीं, ये स्पेशल कीवर्ड नहीं है, ये एक क्लास नेम है, इसका भी कोई एरर नहीं आएगा। सी, आपको कोई एरर नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं अंडर स्कोर वाइल लगा दूं तो क्या इसमें कोई एरर आना चाहिए? नहीं, इसमें भी कोई एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वाइल के आगे मैंने अंडर स्कोर लगा दिया है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कोई स्पेशल करेक्टर लगा दूं, फॉर एग्जाम्पल डॉलर लगा दूं या कुछ और लगा दूं, तो ऑफकोर्स एरर आएगा, क्योंकि वो फिर हमारा रूल जो है ब्रेक हो जाएगा। तो ये आपको बात समझ आ गई, आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो हमारा जो रूल नंबर 4 है वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और ये सारे जो एग्जाम्पल आपको पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको ये मत समझिएगा सर एक ही बात को बार बार बता रहे हैं। ट्रस्ट मी, ये छोटी छोटी बातें, अंडरस्कोर नाम कैसे लिखना है, वेरिएबल का नाम कैसे होगा, आधे लोगों को यही नहीं पता होता है, ट्रस्ट मी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं लास्ट पॉइंट पे आता हूँ, दैट इज ऑल वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। इसकी बात करते हैं। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ TG इक्वल टू 300, तो मेरा यहाँ पे TG सेव हो गया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट TG करता हूँ, प्रिंट TG, तो आप देखोगे कि मुझे आउटपुट में 300 आ रहा है। लेकिन अगर मैं स्मॉल TG करूं तो है तो TG ही उसका मतलब, और वहाँ पे सपोज कोई वैल्यू डाल दूं 500, तो क्या होगा अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं, प्रिंट, अच्छा कैपिटल लेटर में प्रिंट करके देखते हैं, TG एंड सी प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। आपको प्रिंट भी स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, कैपिटल में नहीं लिख सकते आप। प्रिंट और यहाँ पे आप TG करें एंड सी 500 आ रहा है। अब मैं प्रिंट कैपिटल TG करता हूं एंड सी 300 आ रहा है, यानी दोनों की अलग अलग मेमोरी स्पेस में ये डेटा स्टोर हो रखा है। अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लूँ कैपिटल T और स्मॉल g इक्वल टू सपोज करें 250 ले लूँ वैल्यू, और अब मैं इसको प्रिंट कराऊँ, प्रिंट एंड सी ये वैल्यू 250 आ रही है। अगर मैं एक साथ तीनों वैल्यू को प्रिंट कराऊं, प्रिंट TG TG TG, ये मैं यहां पे प्रिंट कराता हूं एंड सी तीनों वैल्यू अलग अलग स्टोर हैं, इसीलिए तीनों मुझे आउटपुट में नजर आ रही हैं। यानी कि ये केस सेंसिटिव होता है। आप इस तरीके से अगर अलग अलग अल्फ़ाबेट्स कैपिटल स्मॉल में लिखते हैं तो उनका अलग मेमोरी स्पेस क्रिएट हो जाता है और वो वैल्यू वहाँ पे स्टोर हो जाती है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई वेरिएबल कैपिटल में डिफाइन कर दूँ, सपोज करें भूपिंदर, या मैं यहाँ पे लूँ B इक्वल टू, मैं वेरिएबल का नेम जो है मैं कैपिटल में ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल माई सैलरी इक्वल टू 500, क्या यहाँ पे कोई एरर आना चाहिए? मैं अगर वेरिएबल नेम कैपिटल में ले लूँ तो क्या कोई एरर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई एरर आपको नहीं मिलेगा। आप वेरिएबल्स को कैपिटल में ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 500 आ रहा है सी, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माई सैलरी कर दूँ, माई सैलरी, तो ये एक अलग
आपका वेरिएबल होगा, क्योंकि यहाँ पे माई सैलरी में एम और एस सिर्फ कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। तो इसको ये अलग तरीके इसको समझेगा, ये एक अलग चीज़ है। और माई सैलरी जो ये पूरा कैपिटल में लिखा है, पाइथन एनवायरनमेंट समझेगा, ये एक अलग चीज़ है। तो वो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अलग अलग स्टोर करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वैल्यू मैं डाल रहा हूँ। अब अगर मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट, और यहाँ पे एक मैं माई सैलरी प्रिंट कर रहा हूँ और एक मैं कॉमा देके माई सैलरी प्रिंट कर रहा हूँ, तो आप देखिए दोनों आउटपुट आपको मिलेंगे। सी 500 और 3000 जो कि मैंने यहाँ पे डाला था। माई सैलरी में 500 डाला था और ये जो माई सैलरी वाला ये वाला है इसमें 3000। तो दोनों मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रूल्स जो कि वेरिएबल्स के नाम रखने के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, बारीक बातें हैं, बट अक्सर लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से आप पाइथन पे कमांड नहीं बना पाते हैं। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जितने भी इसमें इफ़ एंड बट हो सकते हैं मैंने A to Z आपके साथ डिस्कस किए हैं। माइट भी अगर कोई रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या कोई अगर आपका ऐसा डाउट है। और दोस्तों अगर कभी भी कोई डाउट आता है मेरी किसी भी प्लेलिस्ट के किसी भी वीडियो में, तो आप उसके कमेंट सेक्शन को ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि लोगों ने वहाँ पर सॉल्यूशन डाले हुए होते हैं। आपको वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वो काफ़ी सारी शायरी भी डालते हैं। चलिए अच्छी बात है। तो आई होप यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लिंक्डइन पे, फेसबुक पे जरूर शेयर करें, क्योंकि आप देख रहे हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी चैनल पे कोई सब्सक्राइबर्स या व्यूज हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है। तो एटलीस्ट कोई इंसान अगर कुछ कर रहा है और आपको वो प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है तो आप इतना सपोर्ट तो हमें कर ही सकते हैं कि इस वीडियो को एटलीस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, जो आपके दोस्तों के हैं, पर्सनल फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, कलीग्स के हैं, वहां पे शेयर करें और बताएं कि किसी को अगर पाइथन सीखनी है तो यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकता है। एज यूजुअल चलिए बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। शेर आज आपको सुनाना चाहूंगा रहमान फारिस साहब का, जो बड़े पॉपुलर शायर हैं और काफी सारे लोगों ने उन्हें सुना भी होगा। और उनकी एक गजल है जो बहुत फेमस हुई थी कि सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए। सदाएं मतलब आवाज, आवाजें देते हुए, सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए, मैं अपने आप से गुजरा हूं तुझ तक आते हुए। फिर उसके बाद जमाने ने मुझे रौंद दिया, फिर उसके बाद जमाने ने मुझे रौंद दिया, मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए। कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। तो ऐसी हुई थी खैर हमारी भी कहानी खत्म। और इन्हीं का एक बड़ा पॉपुलर शेर है, उसके साथ अलविदा लेना चाहूंगा कि मुझको खुद में जगह नहीं मिलती, मुझको खुद में जगह नहीं मिलती, तू है मौजूद इस कदर मुझ में। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।